खान साहब खुद जलसे कर रहे हैं, कल भी उन्होंने शानदार जलसा किया। क्या मूड देख रहे हैं आवाम का? आपने कल देख नहीं लिया बेहरा इंटरचेंज पे श्रीलंका के हालात आप देख लें इस वक्त, आज के दिन के, आज के इस वक्त के क्या है। ये प्री पाकिस्तान को उन हालात की तरफ लेके जा रहे हैं। 17 तारीख को नून लीग को एक बड़ा झटका लगेगा और यकीनी तौर पर अगर उनको झटका लगता है और उसके बाद हमजा शहबाज वजीर आला की कुर्सी पर नहीं विराजमान रहते हैं, इतनी आसानी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो तहरीक इंसाफ को ये मैदान मारने देगी। 17 तारीख को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है नून लीग ने जितनी महंगाई की उसके बाद अवाम वोट देंगे? सर इंशाल्लाह ताला, आप भी क्या इंशाल्लाह ताला 2.5 महीने के बेसिस पे तो किसी को नहीं फारिग किया जा सकता कि जी आपने 2.5 महीने में महंगाई कर। एक तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ाना, अगर वो बता दें कि जी नहीं बढ़ाना चाहिए था तो क्या करते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर लगाने के बाद बिलाखिर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को आज लाहौर हाई कोर्ट से अब से कुछ देर पहले इंसाफ मिल ही गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान रियाज की जमानत पर रिहाई का हुक्म देते हुए आइंदा वर्किंग डे पर इमरान रियाज को अदालत पेश होने का हुक्म दिया और इखराज मुकदमात की समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी। 5 जुलाई को गिरफ्तार होने वाले इमरान रियाज खान पर अब तक 18 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और इन तमाम मुकदमात में सेक्शंस ऑफ लॉ तकरीबन एक जैसे ही लगाए गए हैं, लेकिन एक एक करके इन तमाम मुकदमात खारिज हो रहे हैं और हुकूमत को मुंह की खानी भी पड़ रही है। सबसे पहले अटक के मजिस्ट्रेट ने पूरी रात बैठकर समाअत सुनी और उसके बाद केस को खारिज कर दिया। फिर पिंडी की अदालत में FIA से रिलेटेड पैका एक्ट के तहत जो बोगस मुकदमात बनाए गए थे वो फारिग हुए और आज लाहौर हाई कोर्ट से जमानत पर रिहाई मिलने के बाद लाहौर सिविल लाइंस का केस भी तकरीबन फारिग हो गया है। जनाब, मुल्क में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद से पिछले 3 माह में सहाफ़ियों पर जितनी FIRs दर्ज हुई हैं उसकी मुल्क की 75 साल तारीख में यकीन जानिए कोई मिसाल नहीं मिलती। यहां तक कि मार्शल लॉ में भी कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा अब शहबाज शरीफ साहब की जमहूरी हुकूमत में हो रहा है। लेकिन बगैर किसी सबूत और शवाहिद से जाली केसेस बनाकर हुकूमत मुखालिफिन पर प्रेशर बनाने में कामयाब तो नहीं हो पा रही, बल्कि एक्सपोज होती जा रही है और हुकूमत की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयों से कई सवालात भी उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो जनाब फैयाजुल हसन चौहान साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जाहिर शाह शिराजी साहब हैं सीनियर तज़कियाकार हैं, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन फैयाज साहब से पहले शुरुआत करेंगे। फैयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बिलाखिर इमरान रियाज खान को बेल मिल ही गई है। काफ़ी पूरा मुल्क घुमाया उन्होंने, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, वहाँ पे मुकदमात हो रहे हैं, कभी समाअतें हो रही हैं, बिलाखिर उनको रिहाई तो नहीं कह सकते लेकिन जमानत मिल गई है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं इमरान रियाज को मुबारकबाद पेश करूँगा। अच्छा। और इमरान खड़े होने वाले वो तमाम पाकिस्तानी, वो तमाम जर्नलिस्ट, वो तमाम TV चैनल्स जिसमें बोल्ड TV भी शामिल है और बोल्ड TV के समी इब्राहिम साहब, जमील फारूकी साहब, आप और जितने एंकर्स हैं और पूरी मैनेजमेंट की जिन्होंने पिछले 5-6 दिनों में प्रॉपर तरीके से हक और सच की आवाज़ का साथ दिया, उनको भी मुबारकबाद पेश करूँगा। थैंक यू सो मच। की बात बड़ी सिंपल सी है, दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो। सदा दबेगी अशर होगा, दिया बुझेगा तो सहर होगी। ये दबाने से, ये धमकियां देने से, ये लोगों को सुप्रेस करने से, अब कल शाम को जनाब मुझे नामालूम नंबरों से कॉलें आई और जनाब कि आप 2 दिन के अंदर अंदर PTI छोड़ दो, नहीं तो बड़े बुरे नताइज और संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उसकी तबीयत साफ की उस बंदे की, वो अब मैं TV चैनल्स पर नहीं बता सकता कि मैंने किस अंदाज से उनके पास के साथ तबीयत साफ की, लेकिन अफसोस होता है। लेकिन असल चीज जो पीछे गेम है, मैं आपको मिर्जा साहब बताऊं। जी जी। बेगम सफदर अवान इस वक्त पाकिस्तान की हसीना वाजिद बन रही है। बेगम सफदर अवान ने अपना स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जो 2015 के अंदर कायम किया था, जिसमें से डॉन लीक्स निकली थी, जिसमें से ISI, अदालतें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इमरान खान और मुखालफिन की जनाब इस तो उछाला गया था। अब आज से 1 महीना पहले बेगम सफदर अवान ने वो मीडिया सेल, वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल दोबारा एक्टिव कर लिया है। उस स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के जरिए से और उसके अंदर पूरा प्लान बनाकर
नामालूम कॉल्स के जरिए से, नो कॉलर आईडीज के जरिए से, जो आजकल सॉफ्टवेयर आम मिल जाता है जिसके जरिए से आप जनाब नामालूम कॉल कर सकते हैं, अगले को ऐसा महसूस होता है कि शायद किसी एजेंसी की तरफ से फोन आया है, किसी फौजी एजेंसी की तरफ से फोन आया है, लेकिन बुनियादी प्राइवेट आदमी वो सारी हरकत कर रहा होता है। मेरी इत्तला के मुताबिक बेगम सफदर अवान ने प्रॉपर बंदे रख के अपने मीडिया सेल में पीटीआई के कायदीन, कॉल सेंटर बना लिया उन्होंने अपना, प्रॉपर अपना मीडिया सेल बनाकर फौज के कंधे पे बंदूक रख के, एजेंसियों के कंधे पे बंदूक रख के, महसूस ऐसे होता है जैसे किसी फौजी एजेंसी की तरफ से फोन आया है। पीटीआई के कायदीन, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जितने सहाफी हैं जो हक और सच की बात कर रहे हैं, उनको वो नामालूम कॉल्स आती हैं और उन्हें इस अंदाज से इंस्ट्रक्शन और धमकियां दी जाती हैं जैसे वो कोई फौजी अदारे की तरफ से जो है दी जा रही है। बुनियादी मकसद है फौज और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करना। इसमें इंडियन रॉ, इसमें इसराइली मोसाद और इसमें अमेरिकन CIA प्रॉपर इनके साथ इन्वॉल्व है। ये पूरे का पूरा नेक्सस है जो मिलकर इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, और उस साजिश का सबसे मेन नुकता यह है कि पाक फौज और ISI और आवाम इनके दरमियान जितनी खलीज पैदा की जा सकती है की जाए। ये असल एजेंडा है जिसको बेगम सफदर अवान और नून लीग लेके चल रही है। तो जनाब, मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को नोटिस लेना चाहिए, पाकिस्तान की अदालतों को, पाक फौज के अरबाब इख्तियार को, और पाकिस्तान की जो एजेंसीज है उनके अरबाब इख्तियार को इसका नोटिस लेके इसका कलाकुमा करना। आपके पास जो कॉल्स आई सर, तारुफ क्या कराया उसने अपना, मतलब कुछ करवाया होगा ना? आप कह रहे हैं नंबर, अगर अब मैं आज भी यूज कर सकता, मैंने तो इसको कहा था यार तू अगर जनाब अच्छी पैदाइश है तेरी तो तू बता जाना। नहीं, मैं इमेजिन कर सकता हूँ आपने क्या जवाब दिया होगा उनको वैसे। मैंने कहा यार तू बता तेरा डेजिग्नेशन क्या है, तेरी एजेंसी कौन सी, तेरा अदारा कौन सा है। अगर मैंने तेरी ही एजेंसी और तेरे अदारे के जरिए से ही तुझे जाना मैं कोकला छपाकी ना खिलवाऊं तो आप मुझे कह देना। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू किस बंदे को कह रहा है कि अदारों के खिलाफ बात ना करो, कि जो अदारों का सबसे बड़ा मुहाफिज है, जिसकी पार्टी भी अदारों की मुहाफिज है, और जो खुद फयाजुल हसन चौहान सारी दुनिया जानती है कि पाक फौज के साथ उसकी मोहब्बत और उसकी जनाब ताल्लुक वो किसी से ढका छुपा नहीं। मैंने कहा तू असल में बता, तेरे पीछे जो तेरी नानी 420 है वो है, उस नानी 420 का मुझे बता जाना। तो बहरहाल पूरी एक गेम हो रही है और उस गेम को पूरा कंट्रोल बेगम सफदर अवान नानी 420 कर रही है, और एजेंडा ये है कि अदारों को और आवाम को लड़ाया जाए। और 17 तारीख होने वाले जो इंतखाबात हैं उसका रिजल्ट भी चेंज करने की कोशिश की जाए, ये भी इसका एक इसी की कड़ी हो सकती है। देखिए बात ये है कि इन्होंने टिल का जोर लगा लिया। अभी वो छोटा डान जो है ना, छोटू तारण जो वजीर दाखिला बनाया हुआ है, वो 20 के 20 हल्कों में जाता है, वहाँ कमिश्नर ऑफिस में बैठता है, वहाँ पे अपने जो हमारे लोटे हैं इनके कैंडिडेट उनको बुलाता है, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर, CPO, RPO, DPO सारी इंतजामिया बुला के उनकी पूरी कैंपेन जनाब उसका मैकेनिज्म तय करता है और उसका पूरा स्टाइल तय करता है, उसके पूरे अंदाज और तौर तरीके तय करता है। ये सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत हो रही है। क्यों कि मैं उस पेशी के अंदर मौजूद था जहाँ पे हमारा आपस में एग्रीमेंट हुआ था, चौधरी परवेज लाई साहब के साथ मैं खड़ा था लाहौर पे ऑनलाइन, और उसमें जनाब जूम के जरिए से चीफ जस्टिस अताब बंदयाल साहब ने इसी हमजा शहबाज कुकड़ी माफिया के सरगना से पूछा था कि अगर चौधरी परवेज लाई और PTI तुम्हें 22 तारीख तक वजीर आला तस्लीम कर ले तो क्या तुम हमें ये छुट्टी देते हो कि तुम और तुम्हारी कैबिनेट किसी किस्म की प्री पोल रिगिंग नहीं करेगी, पुलिस और इंतजामिया को, चीफ सेक्रेटरी और IG को अपनी रिगिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। तो उस वक्त इसने आए बाएं शाएं की और बड़ा कहा जी हम जमहूरियत के चाचे मामे ताए फुफड़, हमारी ये कुर्बानियां, हमारी वो कुर्बानियां। तो चीफ जस्टिस ने उस वक्त भी इसको जलीलो खार करते हुए ये रिमार्क्स दिए थे कि हमजा शहबाज साहब अगर आपने रिगिंग ना करनी होती तो साफ जवाब देते कि नहीं जनाब हम इंशाल्लाह रिगिंग नहीं करेंगे। ये जो आपने इधर कहानियां पढ़ना शुरू की हैं इसका मतलब है तुम्हारे इरादे खतरनाक हैं, और वो ये इरादे खतरनाक निकल आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में रिटर्न लिख के दिया हुआ है कि किसी किस्म की इनकी कैबिनेट और हमजा शहबाज प्री पोल रिगिंग 17 जुलाई के 20 ज़िमनी इलेक्शनों में किसी किस्म की नहीं करेंगे, इंतजामिया को, पुलिस को, अदारों को इस्तेमाल नहीं करेंगे।
लेकिन ये तो खुल्लम खुला कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली माफ करने का मामला था जिसको खत्म कर दिया गया, सर इसको क्या कहते हैं? ये इलेक्शन मुहिम के जुमरे में आता है या रिगिंग के जुमरे में आएगा? ये इसको लतीफा कहते हैं, इसको ढकोसला कहते हैं, इसको गोयबल्स की सियासत कहते हैं, इसको मैकावली की सियासत कहते हैं, इसको चाकिया की सियासत कहते हैं। कैसे? इलेक्शन कमीशन और इन्होंने मिलके ये ड्रामा रचाया। सही है। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर में दुनिया के हर अक्लमंद और दानिशमंद और पाकिस्तान हर अक्लमंद और दानिशमंद और वकील से और पाकिस्तान की सियासत और पार्लिमानी सियासत और इंतजामी मामलात के ऊपर अबूर रखने वाले हर शख्स से पूछूंगा, क्या सूबे का एक वजीर आला कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर वफाकी अदारे की कोई पॉलिसी दे सकता है? इम्पॉसिबल। मैं खुद मिनिस्टर रहा हूँ, कैबिनेट मेंबर रहा हूँ, कभी भी आपदा से मुतल्लिक हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है सूबे की। सही है। ना कैबिनेट की ना वजीर आला, और वजीर आला कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर अपनी तरफ से पॉलिसी दे रहा है। इनका क्या प्लान था? प्लान इनका ये था कि हम ये एक ढकोसला चलाएंगे। ऑब्वियसली पीटीआई क्रिटिसाइज करेगी कि ये तो है इल्लीगल, ये तो है हाई, ये तो है एम्बिगुअस और सस्पिशियस पॉलिसी। जब वो क्रिटिसिज्म करेंगे, हम टीवी चैनल्स और मीडिया में और सोशल मीडिया में चलाएंगे, ओ जी इस पॉलिसी की मुखालफत कर दी पीटीआई ने। फिर तो हम प्रोपोगेट करके इलेक्शन कमीशन को बीच में डालेंगे, इलेक्शन कमीशन आके रोक देगा। हम ये तासुर देंगे कि पीटीआई की वजह से इलेक्शन कमीशन ने हमें ये अमल करने से रोक दिया। सियासत करने की कोशिश की है। सर मैं ये जाहिर शाह शराजी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। सर काफी देर से खामोश है। अच्छा शराजी साहब ये बताइएगा, आज जो ये इमरान रियाज खान को जमानत मिल गई है बिलाखिर, काफी मुकदमात बनाए गए, आपको क्या लगता है नून लीग के लिए कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है 17 तारीख से पहले? देखें मेरे ख्याल सलमान ये पहली दफ़ा नहीं है शायद, और ये हथकंडे साल से जब से इनकी हुकूमतें रही हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं। फैजुल हसन चौहान साहब ने जो बात की कि शायद इनकी टैक्टिक्स है कि अगले इलेक्शन को किस तरीके से रिग किया जाए, लेकिन मैं बात करूँगा मीडिया की आज़ादी के ऊपर। आप अगर बारहा जब अपोजिशन में होते हैं तो आपको मीडिया की आज़ादी भी याद आती है, आपको जर्नलिस्ट की आज़ादी भी याद आती है, और आप जो है इज़हार राय की आज़ादी की भी बात करते हैं। लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं तो ये तमाम चीज़ें फिर आपके लिए जो है वो कोई मानी नहीं रखती, और आप किसी भी तरीके से किसी जर्नलिस्ट को उठाकर एक शायद इमरान रियाज की बात नहीं है, इससे पहले समी इब्राहिम साहब का वाक़या है, इससे पहले आप देखें अरशद शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो केसेस किए गए, और बाकी जहाँ हम समझते हैं कि इनके बयानिए के मुखालिफ जो सहाफ़ी मौजूद हैं उनको कोयर्स किया जाता है। ऐसा मेरे ख्याल में हमने देखा ना कि इतनी बड़ी एक मिलिटेंसी और दहशतगर्दी की जंग हुई जिसके अंदर तालिबान ने भी मजमूई तौर पर तमाम सियासी जमातों का रवैया होता है अपोजिशन हुकूमत में अलग, ऐसा ही है? मेरे ख्याल में इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप देखें, और दूसरा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जर्नलिस्ट को भी ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। उसके अपने ज़ाती पसंद नापसंद हो सकती है, उसका ज़ाती टिल्ट हो सकता है किसी पार्टी की जानिब, लेकिन यहाँ ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जर्नलिस्टों को भी एक ऑब्जेक्टिव राय जो है वो देनी चाहिए। दूसरा अगर देखें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि आप देखें एक दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी जंग पाकिस्तान ने लड़ी। इसमें आपने देखा कि इस किस्म की कोएर्जन, इस किस्म की प्रेशर, इस किस्म की जो है वो दोष वो तालिबान या वो दहशतगर्द देते थे उन सहाफ़ियों को, और बाकायदा उठाए गए, उनको किडनैप किया गया, मारे भी गए। लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों की आप उनको ज़रूर ये दाद देंगे कि अगर उन्होंने उस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खड़े रहे और उन लोगों की मुखालफत करते रहे और सच बोलते रहे, तो मेरे ख्याल में सियासी जमातें भी इतनी ताकतवर नहीं है जो इस तरीके से हमें कोयर्स करेंगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, दुनिया को क्या मैसेज हम दे रहे हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर वाकई इज़हार राय की आज़ादी की बात है, और ये जो शैम डेमोक्रेसी खेल रहे हैं जिसमें अगर आप अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते, बेशक आपके पास मुख्तलिफ देखें आपके पास मीडिया के लॉज हैं, आप अगर आपके खिलाफ कोई बोलता है, गलत बोलता है, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं अंडर द मीडिया लॉज। अब आपने उसको एक मजहबी रंग दे के उसे आप फौज मुखालिफ बयानियां बयान करके, और आप जो टारगेट कर रहे हैं उस इंडिविजुअल को जो कि आपकी पॉलिसीज की क्रिटिसिज्म करता है। तो मेरे ख्याल में आपने जो बात शुरू में कही कि जो फैजुल हसन चौहान साहब भी कह रहे थे कि आप फौज और अवाम को आपस में लड़ाने की कोशिश करें। दूसरा, एक मीडिया के एक खास
ग्रुप को जो कि किसी भी सियासी जमात को आईना दिखाएगा, आप उसको वाकई गद्दार साबित करना चाहते हैं, आप उसे फौज मुखालिफ साबित करना चाहते हैं और आप उठाना चाहते हैं। दूसरा देखिए, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और अदालतों का रोल भी बड़ा मेरे ख्याल में क्रिटिकल होना चाहिए। शायद अगर हम बात नहीं करते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ज़ुमरे में आता है या नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, जिस मुल्क के अंदर आप अशराफिया को इंसाफ देते हैं और आप आम आदमी को इंसाफ नहीं देते, इस किस्म के मामलात होंगे। क्या ये अदालतें, ये इदारे सिर्फ इसलिए हैं कि आप जो है अशराफिया के इंटरेस्ट को सर्व करें? आप उनके खिलाफ जितने लोग खड़े होते हैं, अगर वो कत्ल भी हो जाते हैं तो आप किसी किस्म का एक्शन नहीं लेते। और बात वही है कि इनको रिलीफ देने के लिए आप किसी वक्त भी अदालत खोलते हैं, लेकिन एक आम आदमी जब जाता है, आप देखिए करोड़ों के हिसाब से मुकदमे हैं जो कि आज पेंडिंग है, लेकिन जो मुकदमे इनके इंटरेस्ट पे होते हैं तो अदालतें भी खुलती हैं, अदालतें सपोर्ट भी करती हैं, अदालतें एक्शन भी लेती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक मैकेनिज्म, एक यार्ड स्टिक होना चाहिए। वो इस बात के लिए नहीं कि आप जो किसी भी पार्टी के मुखालिफ हैं, आप अगर मीडिया के सर आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। इलेक्शंस हैं सर, 4 हल्के हैं, 20 सीटें हैं जनाब। चौहान साहब ही बताइएगा, हल्कों में घूम रहे हैं आप, क्या रद्द अमल मिल रहा है अवाम का? मोबिलाइज करते हैं अवाम को, खान साहब खुद जलसे कर रहे हैं, कल भी उन्होंने शानदार जलसा किया। क्या मूड देख रहे हैं अवाम का? आपने कल देख नहीं लिया बेहरा इंटरचेंज पे और कौन सा मूड सर उसकी तो मुजम्मत करें ना, गलत तरीका है सर वैसे ऑनेस्टली ये। आप 1 अरब के बजाय करें 2 खरब की करप्शन, आवाम को 1 के बजाय अदालत में ले जाए ना सर। ये तो अदालत मतलब रोड में तो कचहरी ना लगाए ना सर। तो सही ना, सुने तो सही। जी आप 1 अरब के बजाय करें 2 खरब की करप्शन, दूसरों को मशवरा दें 1 प्याली के बजाय आधी प्याली पियो। इससे इस किस्म की भोंगियां मारेंगे, इस किस्म की 2 नबरियां करेंगे, आवाम से आप इज्जत के साथ जीने का हक छीन लेंगे। आवाम को 1 रुपए की चीज 100 रुपए में मिलना शुरू होगी। आवाम को $129 फी बैरल से कीमतें $98 फी बैरल पे आने के बावजूद, $32 नीचे होने के बावजूद 100 पेट्रोल और 130 रुपया डीजल महंगा करेंगे। पहले 35% गैस महंगी की, 47% बिजली महंगी की। परसों आपने 335% कल आपने गैस घरेलू महंगी कर दी। 9 रुपए का यूनिट, 8 रुपए 90 पैसे कल आपने बिजली का महंगा कर दिया। तो आवाम आपको इज्जत देंगे, अवाम आपको सुकून देंगे। श्रीलंका के हालात आप देख लें इस वक्त, आज के इस वक्त क्या है जनाबे वाला। ये क्रिमिनल्स, ये इंपोर्टेड हुक्मरान, ये अंजुमन गुलामान अमेरिका, ये प्री पाकिस्तान को उन हालात की तरफ लेके जा रहे हैं कि लोग इनको घरों से भी ना निकलने दें। लोगों से जीने का हक छीन रहे हो। हुकूमतों का काम होता है फैसिलिटेट करने का। हमने फैसिलिटेट किया, 4 महीने के लिए स्टैटिक की पेट्रोल की कीमतें। हमने जनाब 3600 अरब से 6200 अरब पे टैक्स कलेक्शन लेकर गए। हम 6% के ऊपर जनाब जीडीपी लेके गए। हमने जब इकोनॉमी की हालत बेहतर की, आवाम को सब्सिडी देना शुरू की, आवाम को फैसिलिटेट करना शुरू किया। इनसे पूछो इन्होंने क्या किया। फिर आप कहते हैं आवाम इनको सीनों पे बिठाए। नहीं सीनों पे ना बिठाए। मैं ये कह रहा हूं सर, पब्लिक प्लेस है ना, पब्लिक प्लेस में देखें इंसान की फैमिलीज भी होती है। आपको अगर इख्तिलाफ है, मुझे फैयाज हसन चौहान साहब से इख्तिलाफ है, तो मैं उनको पब्लिकली इस तरह से अब्यूज तो नहीं करूंगा। मैं उनको वोट कभी नहीं दूंगा। यही तरीका पूरी दुनिया में ये तरीका होता है सर। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जब गलत किस्म की आप चबले मारेंगे ना, आवाम मर रही है, लिटरली मर रही है आवाम। चाय का गुस्सा निकाल दिया। आधी चाय ही पहली कर दो तो मईशत भी समझ जाएगी। आवाम के घर में मुर्गे मुसल्लम उछल के आना शुरू हो जाएंगे। आवाम के घर में टूटियां लग जाएंगी दूध की और शहद की। वो खुले आम सुबह दोपहर शाम वो जनाब दूध और शहद वहां से निकाल सकेंगे। उनके घरों में जनाब हरियाली बरियाली आ जाएगी आधा कप चाय पीने से। जब इस किस्म की हम बातें करेंगे तो फिर लोग आगे से इसी से बिहेव करेंगे ना। इसका मतलब है जीत रहे हैं सर। 20 की 20 नशिस्तें आप पर उम्मीद है इंटरचेंज में जो आपने देखी सूरत हाल, उसके बाद आपको लगता है सही है। लेकिन होता ये भी तो है ना कि आप जलसों में आवाम भी आ जाती है, अपने गुस्से का इजहार भी करती थी। कुछ लोग ये बोलते हैं सोशल मीडिया पे जितने गुस्से का इजहार हो रहा है ये चंद लोग हैं, ये चंद हैं, ये आटे में नमक के बराबर हैं, और उसमें मेजोरिटी जो है वो फेक अकाउंट्स होते हैं। ऐसा भी है सर, पता तो फिर 17 तारीख को ही चलेगा। सुलेमान मिर्जा साहब, आप ले माइक हाथ में, कैमरामैन ले, पाकिस्तान के कोने खुदरे में चले जाए, किसी कोने खुदरे में। सही है सर। बस लोगों से पूछ लें, कहते हैं ना कि
ज़बान खल्क नकारा खुदा समझो, समझ आ जाएगी। मसला फीसा गोरस तो है कोई नहीं है, ठीक है जी, मसला फीसा गोरस तो नहीं है ना, 2 दूनी 32 तो 4 दूनी 36 का पहाड़ा तो नहीं है ये, जो समझना है, ठीक है ना। अब मैं समझ रहा हूँ आपने उस फोन वाले को क्या क्या बोला होगा। ओए उसको छोड़ो, वो जो 3 मिनट मैंने बोला था ना, वो मैं यहाँ बोल दूं तो पाकिस्तान के अंदर भूचाल बरपा जाए। 17 तारीख को लेट सपोज आपको आपकी मतलूबा नताइज नहीं मिलते हैं तो फिर क्या होगा सर? अगर लेट सपोज दिल बड़ा करे ना सर, माने तो सही। इस वक्त किसी के इस्तेमाल में नहीं है। एक ब्रेक लेना था। चले, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिर शाह शिराजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर साहब ये बताइएगा सर, फिर आपको क्या लगता है 17 तारीख को नून लीग को एक बड़ा झटका लगेगा, और यकीनी तौर पर अगर उनको झटका लगता है और उसके बाद हमजा शहबाज वजीर आला की कुर्सी पर नहीं विराजमान रहते हैं, कितने % चांसेस हैं कि विफाक भी टूट जाएगा, विफाक नहीं चला सकेंगे? क्योंकि पंजाब बड़ा ज़रूरी है विफाक को चलाने के लिए। सलमान, मेरे ख्याल में ये दोनों पार्टियों के लिए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातें हैं जो PDM की शक्ल में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है। और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो तहरीक इंसाफ को ये मैदान मारने देगी। लेकिन ओवरऑल देखें अवामी ट्रेंड क्या है, अवाम का मूड क्या है। अवाम मेरे ख्याल में महंगाई से भी तंग है, अवाम इनकी पॉलिसी से भी तंग है। कल आपने 9 रुपये बिजली बढ़ाई, आज 1 रुपये 90 पैसे दोबारा बढ़ा दी। इसके बाद आप पेट्रोल को देखें, आप डॉलर को देखें, आप लोगों की जिंदगी को देखें वो कितनी सख्त हो गई है। मेरे ख्याल में अवाम को अगर जब तक रिलीफ नहीं मिलती वो रिएक्ट करेंगे। और इस वक्त आपके पास नैरेटिव क्या है, क्या बयानिया है? आप कहते थे कि जनाब पर तहरीक इंसाफ साहब की, इमरान खान साहब की हुकूमत में महंगाई है, तो आपने महंगाई को 4 गुना किया। आपने कहा जी डॉलर महंगा हो रहा है, आपने डॉलर को 4 गुना महंगा किया। आपने कहा जी पेट्रोल प्राइसेस जो है वो महंगी है, इमरान खान साहब के दौर में आपने 3 माह में 100 रुपए पेट्रोल जो है बढ़ा दिया, बल्कि इससे ज्यादा, बल्कि मजीद 20-30 रुपए बढ़ने के इम्कान हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी है कि मैंने नहीं तमाम चीजें तो IMF से किस्त लेने के लिए थी ना, उस किस्त का क्या हुआ सर? क्या कहां तक पहुंचे मुज़ाकरात? क्या बात? देखिए सलमान, मेरे ख्याल में देखें कोएरिशन आपके पास है, आपको इंटरनेशनल मॉनिटरी इदारे जो है वो इस लिहाज से कोएर्स करते रहेंगे कि आपकी पॉलिसीज को जो है वो स्ट्रीमलाइन किया जाए। आप मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से शहाना हमारी जिंदगी है, क्या हम भीख मांग के इस किस्म के महलात में रहेंगे? क्या भीख मांग के हम जो है इस किस्म की लग्जरी लाइफ गुजारेंगे? क्या भीख मांग के हम जो है सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर के घर पे जो है वो 45 लाख रुपए एक रात में लगाएंगे? तो आप जब इस किस्म की एक शहाना जिंदगी और बादशाहत कायम करेंगे, मेरे ख्याल में जब आपके महलात की हिफाजत के लिए हजार से ज्यादा पुलिस वाले होंगे, मैं ये नहीं कहता कि शायद एक सियासतदान, आप ओवरऑल देखें जितने भी सियासतदान शामिल हैं इस तमाम PTI मुखालिफ नैरेटिव के अंदर, उनका नैरेटिव क्या था? उनका नैरेटिव ये था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम पाकिस्तान को जो है वो सही सिम्त पे लेके जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत तबाह हो गई। तो आप देखें आज आपके फॉरेन रिजर्व क्या है, पहले क्या थे? आज डॉलर की कीमत क्या है, पहले क्या थी? आज आपके पेट्रोल प्राइसेस कहाँ पे हैं, इससे पहले क्या था? तो मेरे ख्याल में अब तो एक आम आदमी वो इस वक्त खाना खाने की पोजीशन में नहीं है। आपने घी की कीमत, आपने आटे की कीमत, आपने चावल की कीमत, आपने इवन जो चीजें आम इस्तेमाल किए, दूध को देखें, आप चिकन को देखें, कहाँ पहुंचा? ये वो चीजें हैं जिससे अवाम इफेक्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा टफ मुकाबला भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन दूसरी तरफ देखें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर इलेक्शन कमीशन आपके साथ मिला हो, अदालतें इनडायरेक्टली आपको फेवर करती हो और आपके पास जो है गवर्नमेंट की मशीनरी भी हो, तो तहरीक इंसाफ लड़ तो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने मैदान के अंदर जो जब एम्पायर आपके हों और मेन एम्पायर भी आपको, लेग एम्पायर भी आपको, तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल में ये एक लिटमस टेस्ट है। मैं ये समझता हूँ तहरीक इंसाफ की जीत आगे की आने वाली सियासत को जो है उसका तयन करेगी। और मेरे ख्याल में तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको भी अंदाजा हो जाएगा कि आया जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, क्या वाकई अवाम या खुसूसी तौर पे जो यंगर जनरेशन है वो पाकिस्तान। चौहान साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। चौहान साहब ये बताइएगा सर कि तमाम चीज़ें आपके साथ नहीं भी हों और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अवाम हमारे साथ है। मैं भी सुन रहा था शहबाज गिल साहब की भी गुफ्तगू, वो भी कह रहे थे कि हमारे साथ अवाम है और इसके अलावा हमें कोई मतलब कोई मदद, अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन आप ये बताइएगा सर 17 तारीख को इन तमाम सर चीज़ों के बावजूद अगर आपको वोट नहीं पड़ते हैं या पढ़े हैं लेकिन निकलते नहीं हैं, जो भी मामला हो,
उसके बाद आपको क्या लगता है नविश्ता दीवार हो जाएगी कि सर फिर तो जनरल इलेक्शंस में भी यही कुछ होगा फिर? तो सर नहीं, इस तरह नहीं होता। जुल्म फिर जुल्म में पड़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून हटक जाएगा। जुल्म जब आप बढ़ा देंगे ना तो मिटता है। अब आप जुल्म इतना बढ़ा देंगे कि सारी दुनिया को पता है, लोग नून लीग पे थूकने को तैयार नहीं है इस वक्त। हकीकत बता रहा हूँ। उनको वोटें देंगे तो नहीं जनाब। अगर ये बदकिस्मती से हाई लेवल की रिगिंग करके धौंस धांधली बदमाशी गुंडागर्दी करके इन्होंने कुछ सीटें निकाली भी तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी इलेक्शन प्रोसेस की, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी पार्लिमानी जमहूरियत की, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी इस पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अक़दार। तो फिर तो अगला इलेक्शन, और इलेक्शन मैं तो कहता हूँ, मेरा बड़ा मशहूर डायलॉग है पिछले 1 महीने से कि ये आखिरी इम्तिहान है इलेक्शन कमीशन का। ये जो 17 जुलाई के 20 ज़िमनी इलेक्शन है उसमें फेल हो रही है, उसके जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स अभी तक फेल हुआ इलेक्शन कमीशन। लेकिन अगर फाइनल एग्जाम आपका 17 जुलाई को उसमें इलेक्शन कमीशन फेल हो गया, फिर अगला इलेक्शन की चले पंजाब में आपने हुकूमत बना ली, लेट्स सपोज सर, मैं तो इससे आगे की बात, मैं 22 तारीख की बात करता हूं, मैं 17 तारीख की बात भी नहीं करता। 22 तारीख को जनाब परवेज इलाही साहब सीएम पंजाब बन गए। उसके बाद सर आप लोग मुतालबा करेंगे इलेक्शंस कराओ, क्योंकि इलेक्शंस कराएंगे तो फिर आपको अगले दिन ही अपनी हुकूमत भी तोड़नी पड़ जाएगी जो पंजाब में बनाई। सर बात यह है कि साथ साथ सारी चीजें तय होती है, और अभी इंशाल्लाह हमने 10 से 11 सीटें भी अगर जीती तो इंशाल्लाह हम हुकूमत पंजाब के अंदर बनाएंगे। लेकिन हम 20 की 20 सीटें जीतने की पोजीशन में इंशाल्लाह इस वक्त। और अगली हुकूमत इलाही साहब वज़ीर आला होंगे पंजाब के अंदर, फिर वक्त के साथ साथ देखा जाएगा फिर जो स्ट्रेटजी पॉलिसी। सर उसके बाद 2 चीजें, आपको नहीं लगता 2 रास्ते होंगे? एक रास्ता तो ये होगा कि उनको समझ में आ जाएगा नविश्ता दीवार है, 20 में से 10 सीटें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई है, तो अगर जनरल इलेक्शंस अनाउंस कर देते हैं तो ये सबसे ज्यादा गलत टाइम होगा नून लीग के लिए जनरल इलेक्शंस अनाउंस करना, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात इतने बड़े पैमाने पर 20 सीटों पर यूजुअली नहीं होते हैं। ये मिनी इलेक्शंस कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। उनको लगेगा जनाब जनरल इलेक्शंस में भी यही होगा, तो जो पहले घबरा रहे हैं तो और घबरा जाएंगे, वो मानेंगे नहीं। आप अर्ली इलेक्शन कराएं या मरली इलेक्शन कराएं या 10 साल बाद इलेक्शन कराएं, नून लीग के लिए अब इलेक्शन नहीं रहा। नून लीग की सियासत जिन लोगों ने भी दफन कर दी बड़े तरीके से, शीन लीग निकाल के, नून लीग तो खत्म हो गई है, अब तो शीन लीग है। शीन लीग की सियासत का भी सत्यानाश फिर गया है इक़्तिदार में आके। और मैं बड़ा मशहूर था, पिछले 2 दिन से सुना रहा हूँ, हमजा शहबाज शरीफ ने तो सिर्फ वज़ीर आज़म बनना था, वज़ारत उस बात देखनी थी। तो एक दफा एक किसान ने आलू लगाए ना, आलू लगा के उसके जब फसल उतारी तो बोरियों में पैक करके वो गधे पे उसने ला दी और शहर की तरफ निकल गया। सारा दिन शहर में फिरता रहा, आलू ना बिके। रात को घर आया तो गांव वालों ने पूछा कंजन कि हाँ जी आलू बिके कि नहीं बिके? उसने कहा आलू बिके ना बिके, लेकिन मेरे गधे ने शहर तो देख लिया ना। पाकिस्तान उजड़े या सबरे, शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा तो देख ली ना। चले तारीख में उनका नाम वजीर आजम की हैसियत से हमेशा लिखा जाएगा, ये बात तो है। लेकिन सर ये बताइएगा, जो आप शीन लीग की बात कर रहे हैं, मैं इस वक्त हुकूमत आपको क्या लगता है लंदन से चल रही है, पाकिस्तान से चल रही है? क्योंकि अब हुकूमत इनके इतने सारे लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकल गए हैं, तो फिर मरियम नवाज साहबा बाहर क्यों नहीं जा पा रही हैं, क्या वजह है? सर बात ये है, ये मसले का शिकार है ये हुकूमत। मैंने, आप यकीन जाने मार्च के मिड में अभी कोई दूर तक इनकी हुकूमत बनने का चांस नहीं था, तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने का चांस नहीं था। मेरा इस वक्त भी इंस्टा फोन पे, ट्विटर पे और मेरी फेसबुक पे मेरा वीलॉग मौजूद है इस वक्त भी। उस वक्त मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ के साथ वो गेम जरदारी और कुछ लोग वो करने चले हैं कि पूरी जिंदगी शहबाज शरीफ याद रखेगा और नून लीग याद रखेगी। कल यही सवाल मैं कमर जमान कायरा साहब से कर चुका था, नाराज हो गए। वो कह रहे हैं आप लोग ये गलत बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं ये ज़हन साजी कर रहे हैं। अब जितनी जिल्लत, रुसवाई, जगहसाई, छितर परेड, लित्तर परेड इस शीन लीग की, नून लीग की, शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की हो रही है, जरदारी को कोई पूछ रहा है? असफर यार वली को कोई पूछ रहा है? मौलवी फजल रहमान को कोई पूछ रहा है? MKM को कोई पूछ रहा है? हालांकि सारे बराबर के चोर, लुटेरे, नौसरबाज, खट्टू, नाहल सारे इकट्ठे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं क्रिटिसिज्म उतना कर। बिलावल साहब का कोई बयान भी नहीं आया पिछले 1-1.5 महीने से, कोई बयान ही नहीं है। बस आप देख लेना, मौज मलंगा थी, मौज करो मस्ती में, आग लगे बस्ती में ना, बहुत माहौल बना हुआ है।
ठीक है, अपना सब कुछ बाढ़ में जाए। ठीक है जाहिर साहब, ये बताइएगा फिर 17 तारीख को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 सीटें भी ले जाती है, विफाक तो फिर आपको नहीं लगता ना सर्वाइव कर पाएगा किसी भी तौर पर? देखिए मेरे ख्याल में पता नहीं फयाजुल हसन चौहान साहब की स्ट्रेटेजी और खान साहब की स्ट्रेटेजी क्या है, लेकिन देखिए 2 सूबों में इनकी हुकूमत होगी, एक खैबर पख्तूनख्वा में, दूसरा पंजाब में। तो मैं नहीं समझता कि शायद ये सेंट्रल गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में ज़्यादातर डिसीजन आपके पास आ रहे हैं मरकजी हुकूमत की जानिब से। अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब को मजीद सख्त डिसीजन की तरफ लेके जाएंगे कुछ अरसे तक, जो मेरे जहन के या मेरी राय के मुताबिक होगा। अगर पंजाब में ये हुकूमत ले लेते हैं तो मेरे ख्याल में इतना रेजिस्टेंस वो शहबाज शरीफ साहब को नहीं देंगे। नहीं होगा ना, कोई सुबह होगा ही नहीं नूली के पास। अगर देखिए ओवरऑल अगर आप देखें सिंध में पीपल्स पार्टी की है, लेकिन इत्तेहादी तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो फयाजुल हसन चौहान वाली बात कि कम से कम मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म तो बन गए। दूसरा अब ये देखना होगा कि PMLN कितना PMLN है या S है या मीम है, वो मुझे नहीं पता इस वक्त। जैसे भी मुखालिफ पार्टियां उनको जो है वो ब्रांड करती हैं, पता नहीं, तो तज्जिया तो कह रहे हैं आप, तज्जिया क्या आपका कौन सी है? मेरे ख्याल में मुझे तो शीन नजर आती है इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय नून है, और मीम जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर रही है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो खुद भी बड़ा वो अजीब तसब्जुब का शिकार है कि आया ये पार्टी चलाने वाले बड़े मियाँ साहब हैं या उनकी साहबजादी हैं या शहबाज शरीफ साहब खुद है। आप देखिए इस वक्त आपका जो फेस है, इलेक्शन फेज आपका मरियम नवाज है, आपने उनको रखा हुआ है उस साइड पे मुखालफिन को टारगेट करने के लिए। एग्जीक्यूशन आपको कराई जा रही है लंदन से बैठ के, और आपके जो वज़ीर आज़म साहब है वो सिर्फ स्टैंप लगा रहे हैं या अंगूठा लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत खुद भी चाहेगी PMLN के अगर वो पंजाब के अंदर इलेक्शन हारती है, ज्यादा डिटेल में बात कर ले तो चेहरा मरियम नवाज साहिबा का है, वोट नवाज शरीफ का है, चला शहबाज शरीफ रहे, ऐसा ही है। बिल्कुल मेरे ख्याल में कोई शक नहीं, तमाम लोगों को नजर आ रहा है कौन डिसीजन करता है, मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है। जो मीडिया सेल की रिस्टोरेशन की बात हो, मेरे ख्याल में PTI को ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करें। लेकिन ओवरऑल तमाम मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जो लॉबी की जा रही है, आप इस्लामाबाद के अंदर देखें, एक नहीं हजारों सहाफियों से आप अगर डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल में एक इंजीनियर्ड तरीके से तमाम मीडिया को कंट्रोल किया जाए। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जाहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेंगे जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे और सारी सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। और जनाब पुरुमीद है कि 17 तारीख को जनाब ये इलेक्शंस जो होंगे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने जा रही है, और उन्होंने कहा कि मिनिमम तौर पर 10 सीटें तो हम लेंगे, 10 सीटें हम निकालेंगे जनाब। अब लेट्स सी, देखना ये क्योंकि डिसाइसिव ये एक जंग होगी, क्योंकि अगले इलेक्शंस कौन जीतेगा, 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात नहीं होते हैं इस तरह से, और काफ़ी अर्से बाद शायद देखने में आ रहा है कि 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। लेकिन इस तरह जो सूरत हाल है वो इस तरह की बन चुकी है, इस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि जनाब 17 तारीख को जो जीतेगा वही सिकंदर कहला, सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात का बल्कि अगली कभी। मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, साबर गवर्नर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा 20 तारीख को इलेक्शंस, 17 तारीख को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है नून लीग ने जितनी महंगाई की उसके बाद अवाम वोट देंगे सर? इंशाअल्लाह ताला, आप भी क्या इंशाअल्लाह ताला, मतलब जाहिर सी बात है कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हालात तो बहुत ही कम ऐसे होते हैं कि जबरदस्त हों। 2.5 महीने के बेसिस पर तो किसी को नहीं फारिग किया जा सकता कि जी आपने 2.5 महीने में महंगाई कर दी कि आपको फारिग कर देंगे। जो 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से महंगाई हुई है वो सबके सामने, एक तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ाना, अगर वो बता दें कि जी नहीं बढ़ाना चाहिए था तो क्या करते, क्योंकि अगर आपने पहले रोक के रखा था तो वो कहीं ना कहीं से तो पूरा होना था ना। अगर हुकूमत नहीं बढ़ाती तो हुकूमत कर्जा लेती उसको पूरा करने के लिए, कर्जा जो होता है वो ज्यादा खराब होता है, उससे ज्यादा मार पड़ती है लोगों को। तो ये कोई अच्छी मईशत चलाना नहीं होता कि आप सर तो आप इतने सीनियर सियासतदान हैं सर, मैं आपको सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ सर, आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने के लिए तो हुकूमत में नहीं आए होंगे ना? ये इंतहाई एक मुश्किल और ऐसा फैसला होता है जिसको लेके आप इलेक्शंस में तो नहीं जा सकते ना। आपने पेट्रोल की प्राइसेस 100 रुपए बढ़ाए तो सर ये इस चीज के लिए तो नहीं आए होंगे आप? एक मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, अगर हुकूमतें
कीमतें कम करने से मईशत अच्छी होती है, तो मुझे आप बता दें कि दुनिया में कोई ऐसी मुल्क है जहाँ मईशत खराब। आज श्रीलंका में इतने ज्यादा हालात खराब हैं, आदि करते हैं प्राइसेस सब चीजों की हुकूमत कर सकती है ना, अनाउंस ही करना है ना। 100 रुपए की अगर पड़ती है तो 50 रुपए करते हैं, तो वो जो 50 रुपए अपनी जेब से देंगे वो कहाँ से पूरा करेंगे? तो ये कोई मईशत चलाना नहीं होता कि जी अगर आप हर चीज सस्ती कर दें तो वो तो हुकूमत ने तो अनाउंस ही करना है ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। सर आई स्ट्रांगली एग्री ऑन दिस पॉइंट। मैं आपको ये कहूंगा कि आप जो बात करें दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन सर जब ये सारा अदम एतमाद वाला मामला हुआ उससे 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहाद ने महंगाई मार्च किया था। वो सर महंगाई के खिलाफ ही किया होगा ना सर? उस वक्त महंगाई के खिलाफ जब किया था मैं भी उसमें शामिल, आप सही कह रहे हैं। वो बगैर कीमतें बढ़ाए भी महंगाई थी, ना पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे थे, ना वो मार्च के एंड में थी। और IMF के साथ जो मुआहदा हुआ था या जो पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर चली गई थी $123 या जितनी भी, तो वो तो उस वक्त कहीं ही नहीं थी, उसके बावजूद इतनी महंगाई थी। तो महंगाई के खिलाफ तो ऑपोजिशन बिल्कुल हमारे खिलाफ बात करें, हम ये तो नहीं कह रहे कि कोई बात ना करें, लेकिन हमारा भी रीजन है बताने का वजह कि क्यों महंगाई इतनी ज्यादा है। कि अगर आपने पेट्रोल की प्राइसेस रोक के रखी हुई, अगर बिजली की प्राइसेस आपने रोक के रखी हुई थी, अगर गैस की प्राइसेस आपने रोक के रखी हुई थी, तो उसका इवेंचुअली कोई ना कोई असर तो होगा ना कहीं ना कहीं। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने गिर चुके थे जिसकी वजह से रुपए पर इतना ज्यादा बोझ पड़ना शुरू हो गया, या तो ये कहें कि आप ये नहीं ये कर सकते थे। ऑप्शन बता दें, कोई भी माहिर आपके चैनल पर इतने लोग आते हैं वो बता देंगे जी इनको ये नहीं करना चाहिए, इसके बदले ये करना सर एक लॉजिक माहिर माशियात, हमने मईशत पर काफ़ी प्रोग्राम्स किए, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो पेट्रोल प्राइसेस आप लोगों ने रोक के रखे क्योंकि एक मुश्किल फैसला था, आपके इत्तेहादी आपका साथ नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से डॉलर 184 से उठ के 209 तक चला गया, 10 तक चला गया था। उसके बाद आपने पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ाए लेकिन डॉलर वहीं का वहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ाना जो था, अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है मईशत के बारे से, कि अगर हमने हमारे जो डॉलर के रिजर्व हैं आज भी तकरीबन $9.8 बिलियन हैं, और ये उसके बावजूद हैं जो चाइना से $2.3 बिलियन आए, यानी कि आप समझते हैं कि बिल्कुल ही खत्म है। तो वो तो उसमें तो हम IMF के साथ तो नेगोशिएट पहले करेंगे ना, फिर डॉलर आने शुरू होंगे, फिर रुपया मुस्तहकम होगा। सही है। ये एक बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है। इसमें अगर वो ये बात उनकी सही है कि जी आप बढ़ाने के बावजूद भी एक्सचेंज रेट तो ऊपर चला गया, एक्सचेंज रेट बिल्कुल ऊपर गया है और बहुत ज्यादा ऊपर गया, लेकिन वो तो जब तक IMF से डॉलर आएंगे नहीं तो ठीक नहीं होगा ना। IMF से मुआहदा सर कहाँ तक पहुंचा सर? अभी तक कुछ IMF से मुआहदा अभी मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए उसमें उसके भी बड़े मराहिल होते हैं, आप खुद अंदाजा लगा लेना। मैं और आप अगर एक मोटरसाइकिल का लोन भी लेने जाएं अपने बैंक से तो उसमें भी महीना लग जाता है, पता नहीं कितने कागजात भरने पड़ते हैं, वो भी 2 दिन के बाद नहीं मिलता। यहाँ तो आप इतने ज्यादा डॉलर लेने जा रहे हैं और उसमें फिर पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है तमाम एस्पेक्ट्स में। मैं आपके नाज़रीन को ये बता दूं कि IMF से लोन का मतलब जो होता है, IMF को हम गालियां तो सब देते हैं बैठ के, IMF कहता है कि जी आप अपनी मईशत को फिक्स करने के लिए कर क्या रहे हैं जो हमारे से पैसे मांगे। सही है। आप तो अगले साल फिर आ जाएंगे। और जो कि पाकिस्तान का एक रहा है अनफॉर्चुनेट, ये पार्टीबाजी से हटके अगर हम देखें तो 23वां IMF प्रोग्राम है, यानी कि हर पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आएगी तो वो IMF के पास गई है। तो इसका मतलब है देयर इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, हम मईशत को ठीक करते ही नहीं, फिक्स ही नहीं करते, फिर IMF के पास पहुंच जाते हैं। तो वो तो इसी वजह से IMF की इतनी सख्ती है। और मैं ये भी बता दूं यहाँ, वो जो साजिश का बयानी है ना इमरान खान का कि जी ये अमेरिका की वजह से हुआ है, तो IMF तो टोटली कंट्रोल में है अमेरिका की। अगर वो हमें लेके आते साजिश के थ्रू तो 3 महीने तकरीबन होने वाले हैं, इतने सख्त कंडीशंस लगा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी करवा देते अमेरिका ताकि हमें सक्सेसफुल करें। ये खान साहब के बयानी की वजह से इलेक्शन है, इसमें हमें एक तरह से कामयाबी हासिल हो। तो ये खान साहब के बयानी की वजह से आपको इतनी मुश्किलात हो रही हैं? नहीं, मैंने कहा कि खान साहब जो कहते हैं ना कि जी अमेरिका की साजिश है, तो अगर अमेरिका की साजिश होती तो IMF हमें पैसे क्यों नहीं दे रहा? 3 महीने हो चुके हैं, आप खुद बताएं। अच्छा। और हर कंडीशन हम उनकी मान रहे हैं,
फिर भी इतनी मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो वो बयानी है कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा, लेकिन देखें बात ये, मैं तो उन लोगों में हूँ कि जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आए उसमें बिटरनेस भी होती है और हम सब गिले शिकवे भी करते हैं कि जी, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर आगे चलना चाहिए। अगर पीटीआई के हक में आता है सर 20 नशिस्तों का, तो आप लोग खुले दिल से तस्लीम करेंगे उसको कि भाई हाँ ऐसा है, ठीक है, कोई मसला नहीं, ऐसा ही है सर। और क्या करेंगे, तस्लीम ना करके क्या करेंगे, सड़कों पर खुद सुनी हुकूमत आ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है सर, बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही सेहत रही, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।